हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो है वीडियो है, इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने हैं, जो कि आपके सिलेबस में एक्सक्लूसिवली मेंशन है, दैट इज रीअप्रोप्रिएशन रूल्स। तो इसी पर बेस्ड हम एमसीक्यूज आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन रीअप्रोप्रिएशन रूल्स को लेकर। तो सबसे पहले आपको बता दें रीअप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। रीअप्रोप्रिएशन, और इसी को हम इसके लिए एक नया टर्म आया है, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब होता है दैट इज ट्रांसफर ऑफ फंड्स ओरिजिनली असाइंड फॉर एक्सपेंडिचर ऑन एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट। लाइक सपोज आपके पास 1,000 रुपये हैं, ठीक है, और आपको अयोध्या राम मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए श्री राम जी के। तो इस केस में आपने 300 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन पर रख लिए, 300 रुपीज़ सेविंग्स जो है, तो सपोज फूड वगैरह के लिए हो गया, 300 रुपीज़ एकोमोडेशन के लिए हो गया, और 100 रुपीज़ जो है तो अदर मिसलिनियस खर्च हो गया। ठीक है, तो इस केस में जो है तो आपके पास 1,000 रुपीज़ का आपका बजट है, और इस बजट को आपने इस 4 हेड में डिवाइड कर लिए कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडिचर लगेगा, फूड का लगेगा, एकोमोडेशन का लगेगा, और मिसलिनियस। ठीक है, अब आप वहाँ पहुँचे और उसके बाद आपने क्या करा, सपोज कि अब आप जो 1,000 रुपये है उसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या रीअप्रोप्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अपने जितने भी हेड हैं उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड करके। लाइक आपने ट्रांसपोर्टेशन पर 250 रुपीज़ खर्च कर दिया, ठीक है, फूड पर आपने 250 रुपीज़ खर्च कर लिया, और 200 रुपीज़ का एकोमोडेशन ले लिया आपने। ठीक है, जहाँ पे आपको नॉन एसी सपोज एक डबल बेड का लेना था, तो वहाँ पे आपने सपोज डोरमेट्री ले ली, और इस केस में और आपने मिसलिनियस जो है तो 300 रुपीज़ सेव कर लिए अपने पास। ठीक है, मिसलिनियस 300 रुपीज़ हो गया आपके पास। तो इस तरह से क्या हुआ, आपने क्या करा यहाँ पे, जो अपनी नीड है, एज पर योर नीड, आपने इस एक्सपेंडिचर को या अपने बजट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रीअप्रोप्रिएशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो फंड्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड और विड्रॉन एंड इंसिडेंटली प्रोवाइड टू अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर इज मेट फ्रॉम सेविंग एज फॉर एज पॉसिबल। यह इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अगर रीअप्रोप्रिएशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इस केस में आपको फाइनेंशियल कॉन्करेंस रिक्वायर होता है। ठीक है, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 1,000 रुपये अगर आपके पास है और आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करते समय वह कहीं 1,001 रुपये ना हो जाए, ऐसा भी ध्यान रखना है कि वो जो फंड है जितना, वह उतने में ही रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट मीन्स व्हाट अमाउंट रीअप्रोप्रिएटेड टू एनी वर्क शैल नॉट एक्सीड द सैंक्शनड कॉस्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसे कान खोल के ध्यान से सुनिएगा कि रेलवे बोर्ड और जोनल रेलवेज जो हैं, तो उनके पास किस किस केस में रीअप्रोप्रिएशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन की पावर नहीं है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है, वोटेड एक्सपेंडिचर और चार्ज एक्सपेंडिचर जो है, तो उनके बीच में कभी भी रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। वोटेड एक्सपेंडिचर और चार्ज एक्सपेंडिचर, वोटेड एक्सपेंडिचर और चार्ज एक्सपेंडिचर की अगर बात करें हम, तो यह बेसिकली आपके आर्टिकल 113 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में मेंशन है। आर्टिकल 113 क्लॉज 1 और क्लॉज 2। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वोटेड एक्सपेंडिचर के अंदर क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपको गवर्नमेंट को किसी भी एक्टिविटी के लिए एक्सपेंडिचर करना है अगर, तो उसको पार्लियामेंट्री की प्रायर अप्रूवल लेनी होती है, और उसको फंड जो निकालना होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम वोटेड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो फंड है वह प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट ही निकलेगा। ठीक है, तो यह वोटेड एक्सपेंडिचर हो जाएगा। चार्ज एक्सपेंडिचर की बात करें, तो हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिनके सर्विस कंडीशंस के लिए जो है तो मनी मैटर कहीं अफेक्ट ना हो, या पार्लियामेंट कहीं उनके फंक्शनरीज को अफेक्ट ना करे, तो इसके लिए जो है तो उनके सैलरीज़ को, उनके जो पेंशन्स हैं, उन सबको क्या है, पार्लियामेंट की
प्रायर अप्रूवल से दूर रखा जाता है। तो इसका मतलब है सपोज जैसे कैग हो गए, दैट इज़ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या सुप्रीम कोर्ट के जितने भी या हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हो गए, तो इन सब की जो पेंशन हो गए या फिर सैलरीज हो गए, लाइक वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो इनकी सैलरीज होती है या इनके पेंशन्स होते हैं, इनके अलाउंसेस होते हैं, इन सबको क्या किया जाता है, दैट मीन्स व्हाट, इनको यह चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। इन पर डिस्कशन जरूर कर सकते हैं इनके एक्सपेंसेस पर, लेकिन इन पर वोट नहीं किया जाता, ठीक है, पार्लियामेंट द्वारा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, याद रखिए, यहाँ पे वोटेड और चार्ज एक्सपेंडिचर के बीच रीअप्रोप्रिएशन नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जोनल रेलवेज और रेलवे बोर्ड के पास जो है किसी भी हाल में वन मेजर हेड से अनदर मेजर हेड के बीच में रीअप्रोप्रिएशन की पावर नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू हेड से कैपिटल हेड के बीच में रीअप्रोप्रिएशन की पावर नहीं है। इन सिमिलर कैपिटल हेड टू रेवेन्यू हेड के बीच में पावर नहीं है, ठीक है। वन सोर्स ऑफ फाइनेंस टू अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, इसके लिए भी पावर नहीं है। वन सोर्स ऑफ फाइनेंस से किसी दूसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस में आप फंड को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एक रेलवे फंड से किसी अदर दूसरे रेलवे फंड में आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वन सिविल ग्रांट टू अनदर सिविल ग्रांट नहीं कर सकते। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर 31 मार्च, दैट मीन्स व्हाट, आफ्टर पासिंग ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट दैट फंड, ठीक है। तो आफ्टर 31 मार्च भी आप जो है तो उस फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो मैंने एक ब्रीफ जो है तो आपको रीअप्रोप्रिएशन के बारे में बता दिया। इसी पर बेस्ड हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द ट्रांसफर ऑफ फंड्स ओरिजिनली असाइंड फॉर एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टू सप्लीमेंट द फंड्स सैंक्शनड फॉर अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फंड ट्रांसफर, फंड रिबैलेंसिंग, कैटेगराइजेशन, रीअप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे रीअप्रोप्रिएशन मैंने या रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ फंड करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ फंड जो कि हमने किसी पर्पज़ के लिए असाइन करके रखा था, लेकिन हम किसी दूसरे फंड को सप्लीमेंट कर रहे हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को सप्लीमेंट कर रहे हैं उसी फंड से। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रीअप्रोप्रिएशन। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। द ट्रांसफर ऑफ फंड्स ओरिजिनली असाइंड फॉर एक्सपेंडिचर ऑन ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टू सप्लीमेंट द फंड्स सैंक्शनड फॉर अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीअप्रोप्रिएशन, बोथ ए एंड बी, बी ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया अभी कि रीअप्रोप्रिएशन को हम रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। करेंट टर्म जो है इसका नाम जो है अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रीअप्रोप्रिएशन बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रीअप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रीअप्रोप्रिएशन रूल्स। मैंने आपको रीअप्रोप्रिएशन रूल्स अभी हल्का सा ब्रीफ करा। यहाँ पे बोला जा रहा है प्रायर फाइनेंस कॉन्करेंस इज रिक्वायर्ड। तो रीअप्रोप्रिएशन के लिए प्रायर फाइनेंस कॉन्करेंस रिक्वायर्ड है। दूसरा ऑप्शन दिया है सैंक्शन ऑर्डर ऑफ रीअप्रोप्रिएशन शुड बी जनरेटेड फ्रॉम बजट वीपीएन, बजट वीपीएन दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और VPN इनेबल्ड रेल बजट सिस्टम थ्रू रीअप्रोप्रिएशन मॉड्यूल ओनली। तो यहाँ पे रीअप्रोप्रिएशन जब कभी होता है तो यहाँ पे VERBS सिस्टम के थ्रू ही होता है वो रीअप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे रीअप्रोप्रिएशन मॉड्यूल है इसके अंदर, ठीक है, जिसके थ्रू जो है तो हम रीअप्रोप्रिएशन करते हैं। फिर ऑप्शन सी दिया है एनेक्सर आई ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स डील विद द इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशंस, रीअप्रोप्रिएशंस आर अलाउड आफ्टर 31 मार्च। तो यहाँ पूछा जा रहा है विच इज़ नॉट करेक्ट, विच इज़ नॉट करेक्ट। ओके, तो इस केस में अगर हम बात करें, सॉरी, तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज रीअप्रोप्रिएशन आर नॉट
और अलाउड आफ्टर 31 मार्च, यह जो है तो करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट करेक्ट बोला गया है। और अदर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं, दैट इज प्रायर फाइनेंस कॉन्करेंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, फाइनेंस कॉन्करेंस। दूसरा है जो सैंक्शन ऑर्डर ऑफ रीअप्रोप्रिएशन होता है, दैट इज जनरेटेड फ्रॉम VERVS मॉड्यूल के थ्रू ही जनरेट होता है। यहाँ पे VERVS के अंदर जो है आपका रीअप्रोप्रिएशन मॉड्यूल है, वहाँ से जनरेट होता है, ठीक है। एनेक्सर आई जो होता है वह बेसिकली इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन को लेके होता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एनेक्सर्स भी बताए थे पिछले क्लासेस में, जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर एनेक्सर्स हैं जो डील होते हैं उनके बारे में भी बताया था आपको, ठीक है। उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, विच रीअप्रोप्रिएशन इज परमिटेड बाय रेलवे बोर्ड। तो मैंने आपको अभी बताया कि रेलवे बोर्ड और जोनल रेलवेज के पास कुछ रीअप्रोप्रिएशन हैं, उनको परमिट करने की अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन पूछा गया है, वन सोर्स ऑफ फाइनेंस टू अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंस बिल्कुल नहीं होता। जोनल रेलवेज और जो रेलवे बोर्ड है वह वन सोर्स ऑफ फाइनेंस टू अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंस पर रीअप्रोप्रिएट नहीं कर सकते। रेवेन्यू टू कैपिटल और वाइस वर्सा भी नहीं कर सकते। वोटेड टू चार्ज और चार्ज टू वोटेड भी नहीं कर सकते। तो इस केस में यहाँ पे उनके लिए जो ऑप्शन रहता है, दैट इज वन सब मेजर हेड टू अनदर सब मेजर हेड। मैंने आपको अभी बताया है कि वन मेजर हेड टू अनदर मेजर हेड भी नहीं कर सकते। अगर इसी क्वेश्चन में क्या आता है, दैट इज वन मेजर हेड टू अनदर मेजर हेड, तो इस केस में भी उन पे यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे दैट इज व्हाट SMH सब मेजर हेड, वन सब मेजर हेड टू अनदर सब मेजर हेड, तो इस केस में जो है यहाँ पे रीअप्रोप्रिएशन हो सकता है, ठीक है। रीअप्रोप्रिएशन इज परमिटेड बाय रेलवे बोर्ड। तो वन सब मेजर हेड टू अनदर सब मेजर हेड अंडर मेजर हेड 3002, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मेजर हेड 3002 की बात करें तो इंडियन रेलवेज का जो एक्सपेंडिचर है उन कमर्शियल लाइंस, ठीक है, तो उसको बेसिकली इन्होंने मेजर हेड 3002 नाम दिया। सब मेजर हेड वॉज बेसिकली अर्लियर डिमांड नंबर, जिसको हम पहले डिमांड नंबर बोलते थे, डिमांड 1 2 3 4। तो इसी प्रकार से डिमांड 1 और डिमांड 2 बेसिकली उसको 3002 के अंदर नहीं रखा है इन्होंने, ठीक है। 3002 जो होता है वह डिमांड नंबर 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और डिमांड नंबर 3 जो है दैट इज सब मेजर हेड 1 है, ठीक है। ये भी याद रखिए आप। पहले जो है तो बिफोर मर्जर हमने क्या है डिमांड्स में डिवाइड कर रखा था, जितना भी हमारे हेड हैं एक्सपेंडिचर हेड। तो उसी प्रकार से अभी हमने, क्योंकि हमारा मर्जर हो गया, तो इस केस में हम जो है तो जितने भी डिमांड्स हैं उसको हम मैपिंग कर देते हैं सिंगल डिमांड्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने सब मेजर हेड बना रखे हैं, ठीक है, मेजर हेड एंड सब मेजर हेड। तो मेजर हेड 3002 के अंदर जो है इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा वन सब मेजर हेड टू अनदर सब मेजर हेड। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, विच वन अमॉन्ग दीज पेयर्स इज इनकरेक्ट। कौन सा पेयर जो है तो वह इनकरेक्ट है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो एनेक्सर ए अनसैंक्शनड एक्सपेंडिचर बिल्कुल सही है। एनेक्सर बी अंडर चार्जेस डिटेक्टेड बाय ऑडिट एंड रेलवेज, यह भी सही है। एनेक्सर सी, देखिए मैंने अभी आपको एनेक्सर आई के बारे में बताया था, दैट इज इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन, लेकिन यहाँ पे एनेक्सर जे लिखा हुआ है, सो यह बेसिकली इनकरेक्ट होगा। एनेक्सर सी दैट इज रिमिशन एंड अबेंडनमेंट ऑफ क्लेम्स। एनेक्सर आई जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन। इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन क्या होता है, दैट इज एनेक्सर आई, ठीक है। और अनेक्सर जे जो होता है बेसिकली वह स्टेटमेंट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन एंड मिस्टेक्स इन अकाउंटिंग। अनेक्सर जे के अंदर क्या होता है बेसिकली, जितने भी मिस क्लासिफिकेशन एंड मिस्टेक्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, जैसे मैंने बताया ना, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन करते हैं अपन, अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हो गया या मिस क्लासिफिकेशन कर दिया अपन ने, तो उस केस में जो है तो अनेक्सर जे डील करता है। सो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्गली पेयर्ड। एनेक्सर ए अनसैंक्शनड एक्सपेंडिचर, एनेक्सर एच लॉसेस एंड एक्सग्रेसिया पेमेंट्स, एनेक्सर आई अंडर चार्जेस डिटेक्टेड बाय ऑडिट एंड अकाउंट्स, एनेक्सर जे मिस क्लासिफिकेशन एंड मिस्टेक्स इन अकाउंटिंग। फिर से यहाँ पे एनेक्सर आई की बात करेंगे, यहाँ पे ये गलत है।
एनेक्सर आई जो होता है वह इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन होता है। मैं बार बार एनेक्सर आई को ही क्यों यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि हम रीअप्रोप्रिएशन को पढ़ रहे हैं या रीडिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ रहे हैं, तो इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन होगा वह एनेक्सर आई के अंदर आएगा यहाँ पे। ठीक है, एनेक्सर ए अनसैंक्शनड एक्सपेंडिचर बिल्कुल सही है। एनेक्सर एच के अंदर जो आता है दैट इज लॉसेस एंड एक्सग्रेसिया पेमेंट्स। ठीक है, एनेक्सर आई इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन होता है, और एनेक्सर जे दैट इज मिस क्लासिफिकेशन एंड मिस्टेक्स इन अकाउंटिंग के लिए होता है। एच मतलब सपोज हेयर लॉस, जैसे आप याद करते हैं तो एच से हेयर लॉस याद कर लिया, तो एच से लॉसेस याद हो गए। ठीक है, लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर दैट मीन्स व्हाट, हेयर लॉसेस, एच फॉर हेयर। ठीक है, एक नॉर्मल ट्रिक टाइप हो गया। एनेक्सर जे के अंदर मैंने आपको बताया मिस क्लासिफिकेशन और मिस्टेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे एनेक्सर्स के बारे में बात कर ली है, तो एक नज़र में इसको देख लेते हैं। That is what Annexure A unsanctioned expenditure, Annexure B under charges detected by audit and railways, Annexure C remission and abandonment of claims, Annexure D expenditure on important open line works and new constructions, Annexure E expenditure on strategic lines, Annexure F credits and recoveries, Annexure G अभी प्रेजेंट में नहीं है, Annexure H दैट इज लॉसेस एंड एक्सग्रेसिया पेमेंट, जिसमें कि 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का कवर है। एनेक्सर आई इरेगुलर रिअप्रोप्रिएशंस, एनेक्सर जे इंपॉर्टेंट मिस क्लासिफिकेशंस एंड मिस्टेक्स इन अकाउंटिंग। ठीक है, एनेक्सर के दैट इज डिफेक्ट्स इन बजटिंग। तो इस तरह से हमने टोटल जो है तो A2 के जो एनेक्सर्स हैं है ना, उसमें जी को छोड़कर इसको कवर किया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक बार बाय हार्ट कर लीजिए, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे यहाँ पे। VERBS स्टैंड्स फॉर, तो ये बेसिकली VERBS की अगर बात करें तो ये VPN इनेबल रेल बजट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट है रेल बजट सिस्टम को लेके, VPN इनेबल रेल बजट सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में भी ये पूछा जा सकता है आपसे फुल फॉर्म इसका। तो ऑप्शन दिया है VPN इनेबल्ड रेल बजट सिस्टम इज द राइट आंसर। ठीक है, अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। फुल फॉर्म ऑफ VPN इज डैश डैश प्राइवेट नेटवर्क, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजुअल वर्सटाइल और वेरिएबल नहीं होके दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ बोला जा रहा है रीअप्रोप्रिएशन ऑफ वर्क्स इन्वॉल्व मटेरियल मॉडिफिकेशन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ रिमेंबर इट। रीअप्रोप्रिएशन आगे से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फिर से पूछा जाने वाला है, और इस पर चाहे तो 5 स्टार मार्क कर लीजिए आप। ये बोला जा रहा है यहाँ पे, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ वर्क्स इन्वॉल्व मटेरियल मॉडिफिकेशन ऑफ 2.5 करोड़ एंड अबव ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर इज रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ। तो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ वर्क्स हो रहा है यहाँ पे, इन्वॉल्व्स व्हाट, मटेरियल मॉडिफिकेशन, जिसकी वैल्यू जो है वह 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो इस केस में फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो इस केस में जो अप्रूवल होगा वह किसका होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा, PHOD GM DRM, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जब भी मटेरियल मॉडिफिकेशन की बात आएगी और रीअप्रोप्रिएशन ऑफ वर्क्स की बात आएगी, और इस केस में अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड पिक्चर में आ जाएगा तुरंत। कौन आ जाएगा पिक्चर में, रेलवे बोर्ड। तो प्लीज़ रिमेंबर इट। और अगर लेस दैन 2.5 करोड़ है तो हमारे GM सर हो जाएंगे। ठीक है, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स इन्वॉल्व मटेरियल मॉडिफिकेशन दैट इज लेस दैन 2.5 करोड़ ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो इस केस में जो यहाँ पे GM सर पिक्चर में आ जाएंगे, तो GM सर आंसर हो जाएंगे। बट फॉर 2.5 करोड़ एंड अबव के लिए जो है तो हमारे रेलवे बोर्ड पिक्चर में आएंगे। सो इसका आंसर दैट इज नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, टू रीअप्रोप्रिएट फ्रॉम वन सोर्स ऑफ फाइनेंस टू अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंस हु इज हैविंग पावर।
अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि वन सोर्स ऑफ फाइनेंस से अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंस में, चाहे जोनल रेलवेज हो, चाहे वो आपके रेलवे बोर्ड हो, उनके पास पावर नहीं है फंड को रीअप्रोप्रिएट करने की। तो ना तो डीआरएम कर सकते हैं, ना तो जीएम कर सकते हैं, ना तो रेलवे बोर्ड हो सकता है। इस केस में रीअप्रोप्रिएशन पॉसिबल नहीं है। सो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नन ऑफ द अबव। ओके, none of these having powers to redistribute or reappropriate among the source of finance। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग रीअप्रोप्रिएशन इज परमिटेड बाय रेलवे बोर्ड। तो कौन सा फंड है जिसका रीअप्रोप्रिएशन जो है रेलवे बोर्ड द्वारा परमिटेड है? वन सिविल ग्रांट टू अनदर सिविल ग्रांट, वन मेजर हेड टू अनदर मेजर हेड, वन रेलवे फंड टू अनदर रेलवे फंड। बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये जो अपर 3 ऑप्शंस हैं, इनमें बिल्कुल भी रीअप्रोप्रिएशन पॉसिबल ही नहीं है। ये आप पॉइंट टू बी नोटेड। ऑप्शन नंबर डी की बात करें अगर, तो वन सब मेजर हेड टू अनदर सब मेजर हेड, मैंने आपको बता दिया, दैट मीन्स व्हाट, वन अर्स्टवाइल डिमांड टू अनदर अर्स्टवाइल डिमांड, डिमांड नंबर 3 टू डिमांड नंबर 13 जो है, तो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, अर्स्टवाइल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यह वर्ड जो है तो डिमांड बिफोर मर्जर यूज किया जाता था, अभी इसकी जगह पे सब मेजर हेड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट in case of reappropriation? तो reappropriation cannot be done against the outlay during the currency of vote on account. Any number of reappropriations are permitted, but no reappropriation can be done to restore the funds withdrawn during the year. Can consider expenditure orders while exercising the reappropriation. ऑप्शन डी है अमाउंट रीअप्रोप्रिएटेड टू एनी वर्क शैल नॉट एक्सीड द सैंक्शन कॉस्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया यहाँ पे। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखे हुए हैं कि रीअप्रोप्रिएशन जो होता है दैट कैन नॉट बी डन अगेंस्ट द आउटले ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, तो जितना भी आप का एग्जिस्टेड अमाउंट है उतने में ही रीअप्रोप्रिएशन होगा। ठीक है, उससे बाहर रीअप्रोप्रिएशन नहीं होगा। एनी नंबर ऑफ रीअप्रोप्रिएशंस आर परमिटेड, बिल्कुल सही है, कितनी भी रीअप्रोप्रिएशंस परमिटेड है, इस पर कोई लिमिट नहीं है। एंड कैन कंसीडर एक्सपेंडिचर ऑर्डर्स वाइल एक्सरसाइजिंग द रीअप्रोप्रिएशंस, तो इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है दैट इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। रीअप्रोप्रिएशन अमॉन्ग EBR IF वर्क्स। तो रीअप्रोप्रिएशन अमॉन्ग EBR IF का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। ठीक है, तो रीअप्रोप्रिएशन अमॉन्ग EBR IF वर्क्स हुज अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज भी आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में EBR का फुल फॉर्म के रूप में, तो इसको भी आप याद रखिएगा। EBR IF इस पर पूछा जा सकता है। तो EBR IF का मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। तो रीअप्रोप्रिएशन अमॉन्ग EBR IF वर्क्स हुज अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। तो इस केस में इसका अप्रूवल किसका रिक्वायर्ड होता है, DRM, GM, रेलवे बोर्ड, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, रीअप्रोप्रिएशन अमॉन्ग EBR IF वर्क्स। ठीक है, EBR IF वर्क्स के केस में भी जो है तो रीअप्रोप्रिएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड इज हैविंग पावर टू रीअप्रोप्रिएट अमॉन्ग EBR वर्क्स। ठीक है, EBR IF वर्क्स को लेके जो है तो रेलवे बोर्ड के पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, अगर यहीं पे यह जो वर्क होता है वह EBR वर्क्स होता, ठीक है, तो EBR वर्क्स के केस में रेलवे बोर्ड के पास पावर होती है, जबकि EBR IF वर्क्स होते हैं ऐसे केसेस में जो है तो रेलवे बोर्ड के पास रीअप्रोप्रिएशन की कोई पावर नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नन ऑफ द अबव। अगर यहीं पे होता क्वेश्चन में रीअप्रोप्रिएशन अमॉन्ग EBR वर्क्स हुज अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, तो इसका आंसर रेलवे बोर्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है रीअप्रोप्रिएशन अमॉन्ग EBR IF वर्क्स। ठीक है,
तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। जीएम है पावर्स टू रीअप्रोप्रिएट अंडर। जीएम सर के पास कौन सी मैजिकल पावर है रीअप्रोप्रिएशन की, उसके बारे में बात की जा रही है। विद इन द सेम प्राइमरी यूनिट टू सेम सब मेजर हेड, सॉरी विद इन सेम प्राइमरी यूनिट इन द सेम सब मेजर हेड। विद इन द सेम प्राइमरी यूनिट फ्रॉम वन सब मेजर हेड टू अनदर सब मेजर हेड। मैंने आपको बताया अभी सब मेजर हेड आप ट्रीट करिए लाइक डिमांड नंबर, ठीक है, जैसे पहले डिमांड नंबर होता था वैसे ये भी सब मेजर हेड है। तो ऑप्शन 3 है फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट टू अनदर प्राइमरी यूनिट इन सेम सब मेजर हेड। 4 नंबर है एनी प्राइमरी यूनिट टू अनदर प्राइमरी यूनिट फ्रॉम वन सब मेजर हेड टू अनदर सब मेजर हेड। ठीक है, प्राइमरी यूनिट आपको पता होगा, दैट इज प्राइमरी यूनिट टेल्स अबाउट व्हाट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, लाइक PU1 की बात करें अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर तो सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। PU2 लाइक डियरनेस अलाउंसेस हो गए, तो ये सब क्या है, दीज आर द प्राइमरी यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जीएम सर के पास किसको रीअप्रोप्रिएट करने की पावर है, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। एनी प्राइमरी यूनिट टू अनदर प्राइमरी यूनिट फ्रॉम वन सब मेजर हेड टू अनदर सब मेजर हेड, ठीक है। तो 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, ऑल ऑफ द above। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज जीएम सर हैज the powers to reappropriate under within the same primary unit in the same sub major head। so option number 1 only, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका, 1 only, ठीक है। सो जीएम है पावर्स टू रीअप्रोप्रिएट अंडर विद इन द सेम प्राइमरी यूनिट इन द सेम सब मेजर हेड। याद रखिए, सेम सब मेजर हेड के अंदर सेम प्राइमरी यूनिट के अंदर ही फंड को रीअप्रोप्रिएट करने की पावर है जीएम सर के पास। सो 14 का ए ओनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। रीअप्रोप्रिएशन रूल जीएम है पावर इन फॉलोइंग सिचुएशन। एक और जीएम सर के पावर पर बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। रीअप्रोप्रिएशन रूल जीएम है पावर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। रीअप्रोप्रिएशन रूल्स जीएम है पावर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ऑप्शन दिया है फ्रॉम वन प्लान हेड टू अनदर प्लान हेड सब्जेक्ट टू द सेम सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड रेसिडुअल ग्रांट should not be less than 1 lakh rupees from one work of law, that is list of approved works, to another work in the law। ऑप्शन 3 दिया है फ्रॉम वन सब हेड टू अनदर सब हेड विद इन द सब मेजर हेड। आपको पता होगा मेजर हेड, सब मेजर हेड, फिर क्या आता है, सब हेड आता है। सो फ्रॉम वन सब हेड टू अनदर सब हेड विद इन द सब मेजर हेड, दैट इज अर्सवाइल डिमांड। एंड ऑप्शन 4 दिया है अमंग द वर्क्स एग्जीक्यूटेड बाय RBNL, ठीक है। तो जितना भी वर्क्स है जो कि RBNL द्वारा एग्जीक्यूट किया रहा है उस केस में जो है तो जीएम सर के पास कोई पावर नहीं है, दैट पावर लाइज विद द रेलवे बोर्ड। तो RBNL के केस में जो है तो रेलवे बोर्ड के पास पावर है, तो ये आप याद रखिए। तो ये ऑप्शन तो कट डाउन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और रीअप्रोप्रिएशन रूल्स की बात करेंगे तो फ्रॉम वन प्लान हेड टू अनदर प्लान हेड के केस में भी जीएम सर के पास कोई पावर नहीं है, ये भी याद रखिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम वन वर्क ऑफ लॉ, दैट इज वन वर्क ऑफ लॉ लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स टू अनदर वर्क्स इन द लॉ एंड फ्रॉम वन सब हेड टू अनदर सब हेड विद इन द सब मेजर हेड, ठीक है। तो 2 and 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने वीडियो को छोटा रखते हैं। हमने टोटल 15 क्वेश्चन जो है तो रीअप्रोप्रिएशन रूल से कवर किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी प्रैक्टिस को जो है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।